और अब बात कवर स्टोरीज की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा। टोक्यो में भारत ने 7 मेडल जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में अब तक 5 मेडल आए हैं, जिनमें 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। देश की स्टार शूटर मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज अपने नाम किए। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अलावा सरबजोत सिंह के साथ 50 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज जीता। आजादी के बाद मनु भाकर एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय हैं। मनु के अलावा निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। हालांकि पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर हासिल किया। पेरिस ओलंपिक में अब तक 6 इवेंट ऐसे रहे जिनमें भारतीय खिलाड़ी मेडल की दहलीज पर पहुंचकर खाली हाथ लौटे। निशानेबाज अर्जुन बाबूता पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में चौथे स्थान पर रहे। तीरंदाज धीरज बोम्मेदेवरा और अंकिता भक्त ने मिक्स्ड टीम इवेंट में चौथे स्थान पर फिनिश किया। मनु भाकर ने भले ही 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, लेकिन वो 25 मीटर महिला पिस्टल में चूक गई। निशानेबाज महेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरुका स्कीट मिक्स्ड टीम इवेंट स्टार बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल से मैच हार गए। वेटलिफ्टर मीराबाई चानू भी चौथे स्थान पर रही। और आपको बताते हैं कि इस शो में कि अब तक जो ओलंपिक का हाल रहा है, जो प्रदर्शन रहा है, इस प्रदर्शन में हमने क्या खोया और क्या पाया, ये जानने की समझने की कोशिश करेंगे, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, दिग्गजों के साथ। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ है मनीषा मल्होत्रा, पूर्व ओलंपियन, और शाजी प्रभाकरन है हमारे साथ, पूर्व जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया फुटबॉल के, और रेहान फजल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आप सबका। मनीषा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आना चाहूँगा मनीषा जी आपके पास। आप पेरिस में ही हैं। जो प्रदर्शन अब तक रहा है, आपके लिहाज से ये प्रदर्शन कैसा है? हम इस पे जाहिर तौर पर खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया है, बहुत अच्छा खेल उन्होंने खेला है, लेकिन शायद रिजल्ट उम्मीद से बेहतर नहीं आ पाए। नहीं, देखो, आप लोग रिजल्ट सिर्फ मेडलों में मेजर करते हो। मेरे हिसाब से ये ओलंपिक्स बहुत अच्छा रहा है। हम शायद टोक्यो से भी अच्छा कर सकेंगे। आज अमन जीत गया और फिर कल रितिका हुडा है, उनको भी एक मेडल चांस है। और अभी ये विनेश की केस जो है वो कैस में है, अगर वो भी आ जाए तो हमें 9 मेडल हो जाएंगे। नहीं, 8 मेडल हो जाएंगे, जो टोक्यो से ज्यादा है। और उसके अलावा हमारे पास 7 लोग थे जो जो चौथे स्थान पे हार गए, बिल्कुल ब्रॉन्ज मेडल के विस्कर में थे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है। यहाँ मेडल नहीं आए जिसकी जैसे कि हमारी उम्मीद थी, वैसे मेडल नहीं आए हैं। मगर आप लोग को थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए। इंडियन स्पोर्ट काफी आगे आ गया है। अभी ये जो एथलीट है, काफी एथलीट है जिसके प्रदर्शन बहुत ही खराब था, मैं मानती हूँ वो भी है। मगर काफी भी है जिसकी प्रदर्शन बहुत अच्छी थी मगर मेडल नहीं आई। आर्चरी को देख लो, बॉक्सर को देख लो, ये शूटरों को देख लो। ये अभी कोई यहाँ मेडल कोई बट नहीं रहे हैं। आपको जीतना पड़ेगा और जो उस दिन पे सबसे अच्छा खिलाड़ी है वो जीत जाता है। तो ये जो मार्जिन है बहुत ही छोटा है। और एक चीज कंफर्म्ड है कि हम अभी हर मेडल कॉन्वर्सेशन में आ गए हैं। अगर अभी मैं ये 3 हफ्ते से यहाँ हूँ, जिस दिन से ओलंपिक शुरू हुए हैं उसी दिन से हम मेडलों की बात कर रहे हैं, कोई पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप देख लो, ऐसे तो कभी हुआ नहीं है ओलंपिक्स में। ये मेरा 5वां ओलंपिक्स है। तो मेरे हिसाब से मैं हर बार बोलती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक हूँ एथलीट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, फेडरेशन के खिलाफ जब कुछ गलती हो। मगर मेरे हिसाब से ये ओलंपिक्स में प्रेपरेशन बहुत अच्छा रहा और हमें अभी इस पे ग्रो करना है, बिल्ड करना है। तो मैं उतनी निराश नहीं हूँ ये प्रदर्शन से।
नहीं, बिल्कुल निराशा तो किसी को भी नहीं है। पूरा देश खुश है हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है। बात यह हो रही है कि हम हमेशा बेहतर की उम्मीद करते हैं। हम निराश नहीं हैं, हमारे खिलाड़ियों का मनोबल कहीं से गिराने की कोशिश हमारी नहीं है। हम खुश हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन है, लेकिन शायद इससे और बेहतर हो सकता था। जब हम कंपेयर करते हैं दूसरे देशों के साथ, और कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जब आप फाइट करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, तो आप मेडल टैली देखते हैं। उस वक्त आपको जाहिर तौर पर कंपेयर करना चाहिए, और हम उस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। जब हम देखते हैं कि यूएस के पास 103 मेडल हैं, जब हम देखते हैं कि अन्य देशों के पास 50-50, 70-70 मेडल हैं, तो हमें थोड़ी सी निराशा जरूर होती है। तो बात सिर्फ इतनी है, हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर, उनकी स्किल पर हमारा किसी तरह का कोई मतलब हम कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन हाँ, मेडल टैली पर बात ज़रूर होनी चाहिए। हमारे साथ शाजी प्रभाकरन जी हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि 11 अगस्त को अभी भी समापन है, हालांकि मनीषा जी वहीं पर हैं, जाहिर तौर पर वो देख पा रही हैं काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं, और उम्मीद अभी आगे भी बनी हुई है। किन किन खिलाड़ियों से अभी उम्मीद हम कर रहे हैं कि और बेहतर प्रदर्शन करके दिखा पाएंगे जो मैचेस बचे हुए? देखिए, मनीषा जी ने पहले ही बताया कि जो अभी रेसलिंग में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास और मेडल लाने के। लेकिन देखिए, उम्मीद तो हमें आखिरी क्षण तक रखना पड़ेगा, और खिलाड़ी जो है वो अपना बेस्ट दे ही रहे हैं और देंगे। और जैसा कि आपने भी कहा कि आखिर में जो मेडल टैली है वही दर्शाता है। जो आम लोगों को ये लगता है कि हम बहुत कमज़ोर स्थिति में है, क्योंकि जो खेल के अंदर है, हम जैसे लोगों को पता है कि हमारा प्रदर्शन, परफॉर्मेंस जो खिलाड़ियों का है वो बेहतर ही हो रहा है। और एक जो कॉन्फिडेंस है खिलाड़ियों का, जो उनका मनोबल है, ये सब मतलब बहुत इम्प्रूव हो गया है पहले से। लेकिन जो आम लोग हैं जो खेल को ओलंपिक के टाइम ही पूरे 24 घंटे देखते हैं, उनके लिए ये संदेह हो जाता है कि क्या हम उस लेवल पे हैं जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं। हम तो अभी 64-65 पोजीशंस पे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो एक्सीलेंस स्ट्रक्चर है स्पोर्ट्स का, वो कैसे और बेहतर हो सकता है। और इसमें क्या है कि देखिए, जो डिस्कशंस, जो सारी चीज़ें जो हैं, ये ओलंपिक्स के समय ही होती है। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद सब भूल जाएंगे खेल को। लेकिन हमें ज़रूरी है कि ये जो डिस्कशंस हैं ये चलते रहें अगले 4 साल, तभी जाके जो सभी को वो फोकस आएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीत पाएंगे। उम्मीद हम यही करेंगे कि देखिए, जो टोक्यो में 7 मेडल था वो उतना जरूर आए और उससे बेहतर ही हो। तो उम्मीद रखते हैं कि अगले 3-4 जो कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें हमारा दावेदारी है, तो हमें उम्मीद है कि मेडल मिल सकता है। डेफिनेटली उम्मीद है, और उम्मीद कायम रहनी चाहिए। रेहान सर, आपके पास आएंगे। आप इस पूरे ओलंपिक के आयोजन को, भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को ओवरऑल अगर हम देखना चाहें, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए, इसमें पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव्स की बात करूंगा। अच्छा प्रदर्शन आया है हॉकी में। जिस तरह से भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है और अपने से ऊंचे रैंक की टीम्स को हराया है, खासतौर से ग्रेट ब्रिटेन को जिस तरह से क्वार्टर फाइनल में भारत ने हराया। ग्रेट ब्रिटेन की रैंक तीसरी थी, जबकि भारत की रैंक 7वीं थी उस समय, जो कि अब बढ़कर 5वें नंबर पर हो गई है। तो ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस था। बैक टू बैक ब्रोंज मेडल जीतना, वो उनके पास चांसेस थे, वो जर्मनी को भी हरा सकते थे। बिल्कुल बराबर का मुकाबला था, उन्होंने लीड भी ली थी, और थोड़ा सा लक उनके साथ होता तो वो शायद फाइनल में पहुंचते। लेकिन उन्होंने अपना धीरज नहीं खोया, बहुत शानदार प्रदर्शन किया। गोलकीपर श्रीजेश लेजेंड थे, उन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, जबकि उनका अंतिम टूर्नामेंट था। हरमनजीत सिंह, उन्होंने टॉप स्कोरर बने 10 गोल मारकर। तो इस तरह से हॉकी में बेहतरीन प्रदर्शन। शूटिंग में भी अच्छा किया, उन्होंने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, लेकिन 2 ऐसे मौके आए जब वो बिल्कुल चौथे स्थान पर थे, वो भी अगर थोड़ा लक होता तो उनके साथ हो जाता। लेकिन जहां कसर रह गई, वहां मैं कहना चाहूंगा सबसे बढ़कर एथलेटिक्स में
भारत ने 29 सदस्यों की टीम भेजी और उसमें सिर्फ नीरज चोपड़ा भारत के लिए रजत पदक लेकर आए, बाकी कोई भी फाइनल तक में नहीं पहुंच सका। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि स्टेटमेंट है कि इतनी बड़ी टीम भेजने के बाद, इतनी तैयारी के बाद कोई फाइनल में भी जगह नहीं बना पाया। बहुत उम्मीदें थी 400 इंटू 4 वाली टीम से कि कुछ करेंगे, लेकिन वो भी फाइनल में नहीं पहुंच पाए और बाकी लोग ने भी निराश किया। कुश्ती में दुर्भाग्य रहा भारत का। विनेश करीब करीब मेडल ले आई थी और अच्छा कर रही थी, लेकिन उनके साथ जो दुर्भाग्य रहा वो हम सब उसके बारे में जानते हैं। और दूसरा नेहा दाहिया बहुत अच्छा कर रही थी, लीड कर रही थी, बल्कि 8-1 से लीड कर रही थी अपनी कोरियन प्रतिद्वंदी के खिलाफ, लेकिन उनके हाथ में, शोल्डर में चोट लगी, उंगली में चोट लगी और उनको वो लीड गंवानी पड़ी। तो ये अनफॉर्चुनेट रहा कि लीड लेकर बिल्कुल अंतिम 30 सेकंड में आप हार गए और बाकी 3 लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यहाँ पर सहरावत से उम्मीद है थोड़ी देर में उनका मुकाबला होगा कांस्य पदक के लिए। पोर्टोरिको के पहलवान से वो भिड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि वो उनको 5वीं सीट भी दी गई है कि वो ये मैच जीतेंगे और शायद एक पदक भारत के हिस्से में आ पाएगा। तो अगर आ भी जाता है तो भारत के 6 पदक होते हैं, क्योंकि टोक्यो में 7 पदक थे, उससे कम रहेंगे। टोक्यो में भारत की रैंक 48वीं थी, इस समय 63वीं रैंक है। यहाँ तक कि पाकिस्तान भी भारत से ऊपर है, 53वें नंबर पर है, 1 स्वर्ण पदक की बदौलत। बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही कि जाहिर तौर पर प्रदर्शन अच्छा भी है, उसमें अच्छाई भी है, सकारात्मक पहलू भी है, नकारात्मक पहलू भी है। बात दोनों तरफ होनी चाहिए, किसी एक तरफ नहीं। मनीषा जी आपके पास आएंगे। मनीषा जी, एक बड़ा अहम जो सबसे ज़्यादा मुद्दा ये रहा विनेश को लेकर, इस पूरे मामले में तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जो स्पोर्ट्स जानते हैं वो तो दे ही रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो ज़्यादा दे रहे हैं। ये बड़ा एक अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। लोग जो कभी ग्राउंड पे उतरे नहीं वो ज्ञान दे रहे हैं कि विनेश को ये करना चाहिए था, विनेश को वो करना चाहिए था, टीम ने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया। आप वहाँ हैं, आपने मौजूदा उस वक्त वहाँ आप मौजूद रही होंगी, जाहिर तौर पर आपने इस पूरे मामले को करीब से देखा है। हुआ क्या था? जाहिर तौर पर वज़न 100-150 ग्राम ज़्यादा है, ठीक है, रात भर विनेश ने मेहनत की, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पता चल रही हैं, लेकिन आप वहाँ पर थी, आपने क्या कुछ देखा? कहाँ चूक रह गई, क्या कमी रह गई जिस वजह से विनेश वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गई? नहीं, देखो, ये इस समय नहीं है हमें ब्लेम गेम खेलना। वैसे जो करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, पता नहीं है, मगर एक चीज तो 100% श्योर है कि जो विनेश की बॉडी थी वो उस दिन में रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाई। मैं कल विनेश को मिलने गई थी जी, और विनेश मुझे बोल रही है पसीना ही नहीं आया। तो वो 7 घंटे तक बाइक पे थी। वो कोशिश की वजह से नहीं वो 100 ग्राम आ गए, मगर उसका बॉडी जो रिस्पॉन्स करना था। और जैसे हम जो स्पोर्ट्स में जुड़े हुए हैं, जिसको थोड़ी सी जानकारी है स्पोर्ट्स के बारे में, हमें सबको पता था कि विनेश को ये 50 किलोग्राम बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो ये अभी ये पता नहीं अभी कैसे क्या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये तो हम सब बोल सकते हैं। शायद थोड़ा बैड लक भी था। ये जो सोना था, जो जिम का जो विलेज का सोना था, वो बराबर चल नहीं रहा था। तो उसको भी ऑन करना पड़ा। उसमें वो गर्माइश नहीं आई जिसमें पसीना चाहिए था। फिर वो जो जिम थी, वो जिम में एसी चलती है, वो एसी में भी वो ठंडी हवा चलती रहती है। तो ये बहुत कुछ थे। अभी जो हो गया, मगर नहीं मनीषा जी, इसमें इस बीच मेरे को एक और सवाल मेरा इसी में आ रहा है कि तमाम हम लोगों से सुन रहे हैं वहाँ पर कि पेरिस में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं। क्या व्यवस्थाएं ओलंपिक में, आप भी पूर्व ओलंपियन हैं, आपने ओलंपिक खेले हैं और व्यवस्थाएं देखी हैं, पेरिस में क्या वाकई व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कितना दम है? नहीं, व्यवस्थाएं सब जगह कोई ना कुछ कमी तो होती है। आप जो 10,000 एथलीट है वो सबको खुश नहीं कर पाओगे। और जो ये सही बात है कि पेरिस ने बहुत कुछ कोशिश की थी, और ये जो भी व्यवस्था है वो सबके लिए सेम है। वो जो आप विनेश की बात कर रहे थे, जब विनेश वेट कोशिश करी थी 12 बजे रात को वेट तोड़ने, उस समय वो अमेरिकन भी वहीं मौजूद थी, वही जिम में वेट तोड़ने। तो जो व्यवस्थाएं हैं वो सबके लिए एक साथ है। वो सबसे अच्छे नहीं भी हों या खराब भी हों, वो इमटेरियल है, सबके लिए सेम है।
ठीक है रेहान सर, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि केन्या की एथलीट फेथ किपिएगॉन के साथ तुलना हो रही है कि उन्होंने अपील ज़्यादा बेहतर कर ली, उनकी अपील काम आई। हमारी अपील में कहाँ कुछ कमी रह गई, या उस मैटर से तुलना करना कितना सही है? केन्या के साथ, केन्या की अपील के साथ तुलना करना कितना ठीक है? में ये मामला गया है एनाबेले बेनेट के पास, ही जो सोल आर्बिट्रेटर हैं, और उनका फैसला आएगा। और कहा यह जा रहा है कि ये जो खेल खत्म होने हैं उससे पहले ये फैसला आ जाएगा, लेकिन बहुत कम संभावना है। बहुत रियलिस्टिकली इसको आप देखें, नियम है, चाहे 1 ग्राम हो या 100 ग्राम हो, अगर नियम टूटते हैं तो वो नियम बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर फैसला आता है, हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि पक्ष में आएगा। अगर पक्ष में आता है तो बोनस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नियमों के अनुसार ऐसा आना बहुत मुश्किल है, इसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि नियमों के मुताबिक अगर देखें तो संभावनाएं बहुत कम है। शाजी सर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे जो बात अभी थोड़ी देर पहले आपने कही कि आज हम ज़रूर स्पोर्ट्स पे बात कर रहे हैं, आज हम ज़रूर बहुत ज़्यादा चिंताएं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या दिखा रहे हैं। ये सवाल आज का नहीं है, पूरे साल होना चाहिए। स्पोर्ट्स को एक कल्चर के तौर पर हमें मनाने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि हमारे खिलाड़ी तो अपना 100% वहाँ दे रहे हैं, अपना खून पसीना वहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन हम क्या उन्हें उतना सपोर्ट कर रहे हैं जितना दूसरे खेलों में करते हैं? हम छुट्टियां ले लेते हैं दूसरे खेलों में, हम पूरी दुकानें बंद कर देते हैं, बाजार बंद कर देते हैं, कभी कभी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्या हम उस तरह से सपोर्ट कर पा रहे हैं एक इंडियन के नाते? नहीं देखिए, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं देखिए, क्या है कि खेल का ढांचा जो है हमारा ना, वो उसमें बहुत सुधार की जरूरत है, क्योंकि ये जो खिलाड़ी जो यहाँ आए हैं उनको सब कुछ मिला है। उनमें कोई सपोर्ट की कमी नहीं है, उनमें उनको कोई प्रोत्साहन की कमी नहीं है। लेकिन ये जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मिल जाए या गोल्ड मिलने लायक है तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन नीरज को बनाएगा जब 6, 7, 8 साल से 10 साल का बच्चा, उनको क्या मिल रहा है, वो एक बड़ी इश्यूज हैं। वहां पे वो ढांचा अभी भी नहीं है। जहां पे टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की बात हो और जो ग्रास रूट में डेवलपमेंट की बात हो, वहां पे बहुत सारी कमियां हैं। तभी हम बार बार यही कहते हैं कि हम 1.42 बिलियन पीपल हैं, लेकिन हमें वैसे मेडल नहीं आ रहे। लेकिन मूलभूत जो कमी है वो ग्रास रूट की है, वो टैलेंट डेवलपमेंट की है। एक टैलेंट जब वो गोल्ड मेडल जीत जाता है किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में या यूरोपियन या एशियन चैंपियनशिप में, तो तब जाके सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो सपोर्ट है वो ग्रास रूट में आए और वो ढांचा मजबूत हो। वो ढांचे में बहुत कमियां हैं। तो लोग अभी हमें क्या है कि एक पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में काम नहीं हो रहा। फेडरेशन को मजबूत करने की जरूरत है, फेडरेशन को और ताकतवर बनाने की जरूरत है, फेडरेशन को एम्पावर करने की जरूरत है। हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर, पैरेलल स्ट्रक्चर खड़े करने की कोशिश करते हैं, जिससे लगता है कि हम एक एक्सीलेंस स्ट्रक्चर बन गया। नहीं, जब तक फेडरेशन और जो ग्रास रूट स्ट्रक्चर का पाथवे नहीं बनेगा ऊपर तक, तब तक हम ये स्ट्रगल देखते रहेंगे और हम मेडल चूकते रहेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मूलभूत कमी है हमारे सिस्टम में। बिल्कुल मूलभूत कमी है हमारे सिस्टम की। योगेश्वर दत्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। योगेश्वर, किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होगी जिस तरह का अभी तक हमने प्रदर्शन देखा है भारतीय एथलीट्स का? तमाम मेडल आए हैं और इस मेडल की खुशी है, लेकिन बहुत मेडल आने की उम्मीद थी, उसमें थोड़ी सी निराशा जरूर है। तो आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, इस बार हम जैसे पिछली बार 7 मेडल तक पहुंचे, जिसमें गोल्ड भी था। इस बार वो प्रदर्शन नहीं कर पाए, पर हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछली बार नीरज चोपड़ा ने 87 पॉइंट कुछ फेंक के गोल्ड जीता था, उसने इस बार 89 पार किया है। उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ है, चाहे उसको सिल्वर मिला हो। उसके लगा बैडमिंटन में देखिए, लक्ष्य सेन था, और वो पुरुषों की जो जोड़ी थी वो काफी नजदीक हो गई, दूर गई है। तो
इसमें लक भी काम करता है खेल में। आप जैसे कुश्ती को देखिए, फाइनल में पहुंचने के बाद भी ऐसी एक घटना घटी जिससे वो मेडल से दूर हुए। तो हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बड़ा बेहतर था इस बार, और हमें उम्मीद है कि 7 से आगे बढ़ के हम 10 कम आंकड़ा पार करेंगे। और आप पूरे ओलंपिक के हमारे देखिए कि हमारे कुछ ब्रॉन्ज मेडल और आ सकते थे, और बैडमिंटन में गोल्ड और सिल्वर के भी चांस थे। तो ये खेल का ये हिस्सा ही चलता रहता है। हमारे खिलाड़ियों में कोई प्रदर्शन में कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरी जी जान से हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है। और मेडल चाहिए, मतलब पिछली बार प्रदर्शन हम नहीं दोहरा पाए जिसमें गोल्ड नहीं था, पर प्रदर्शन हमारा बड़ा अच्छा था। और अभी चीजें खत्म नहीं हुई है। अभी एक जैसे रेसलिंग में मैं उम्मीद है कि हम जो रेसलिंग में एक बड़ी दुखद घटना घटी है, उसके बाद भी आज अमन का ब्राउन मेडल मैच है, तो वो देश के लिए मेडल जीतेगा। और कुछ जो निराशा है वो कुछ हद तक उस निराशा को दूर करने का काम करेगा। पर प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है, और सरकार की भी काफी इसमें बहुत ज्यादा सरकार ने सपोर्ट की है। अच्छे तरीके से जो टॉप्स में है, जो बच्चे जूनियर लेवल से जिनको अडॉप्ट किया जाता है, तो उनका पूरा उन पे खर्च किया जाता है। हाँ, सुधारी गुंजाइश हमेशा रहेगी। अभी भी हमें सोचना पड़ेगा कि अगले ओलंपिक तक हम किस तरीके से गोल्ड के लिए दावेदारी पेश करें। हम सिल्वर या ब्राउन की उम्मीद में ना बैठे, गोल्ड किस तरीके से जीते। जब हम गोल्ड का टारगेट करेंगे तब हम ये पदकों का आंकड़ा बढ़ा पाएंगे। जाहिर तौर पर गोल्ड का टारगेट करेंगे तो गोल्ड तो आएगा ही आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो कम से कम हम आगे बढ़ेंगे। हमेशा लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, सही आपने कहा। योगेश्वर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे, विनेश वाला जो पूरा मामला हुआ, एक दुर्भाग्य रहा कि विनेश ने इतनी अच्छी बाउट लड़ी, सिल्वर मेडल ऑलमोस्ट पक्का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये जो वेट उनका थोड़ा सा ज़्यादा रह गया, जिसने एक तरह से दुर्भाग्य का काम किया उनके लिए, पूरे देश के लिए। इस पूरे मामले को आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, सबसे दुखद तो ये है कि हमारे देश में, हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे हर चीज को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है, करेक्ट, षड्यंत्र का रूप दे दिया जाता है, जो काफी दुखद है। इस प्रकरण से भी पूरे हिंदुस्तान की, हमारे पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया में एक बेइज्जती हुई है कि हिंदुस्तान के लोग किस चीज पे बातें करते हैं, षड्यंत्र की बातें करते हैं। और जो ये वजन वाला मामला है विनेश का, जो 100 ग्राम वजन कम नहीं हो पाया, वो 50 केजी 100 ग्राम ऊपर रहा उसका, जिससे वो डिस्क्वालीफाई, तो ये पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के पहलवानों ने ये चीज झेली है, पहले भी झेली, और ये कभी बंद नहीं होगी। आगे भी कोई न कोई पहलवान इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होता रहेगा। और जो UWA के रूल है उनके अकॉर्डिंग जो चीज जो है वो ही हुई है। इसमें बिल्कुल भी 10 ग्राम की भी छूट नहीं होती वेट में कि भाई 10 ग्राम ज्यादा तब भी वो नहीं लेंगे। जो वेट कैटेगरी, उसी वेट कैटेगरी उतना ही वेट उनका होना चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का कोई समस्या नहीं है, और सब पहलवानों को पता है। हमारे हिंदुस्तान के पहलवान, क्या पता 20, 30, 40 पहलवानों के साथ ये घटना हो चुकी है, और जिसका इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये चीजें वो है, पर ये सबसे ज्यादा दिक्कत ये हुई है कि एक मेडल, ओलंपिक मेडल, वो गोल्ड भी हो सकता था, सिल्वर तो था ही, करेक्ट, वो ज्यादा तकलीफदायक है। फिर जो UWA रूल है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, उसको आप मना नहीं कर सकते, उनके अपने रूल है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें ना तो बस राजनीति, जो इसमें हमारे हिंदुस्तान में जो राजनीति हुई है इस डिस्क्वालिफिकेशन पे, वो बड़ी दुखदायी है। इसमें लोगों ने अलग तरीके से इसको एक अलग रूप दे दिया। उस लड़की की तरफ किसी ने नहीं देखा कि उसको व्यक्तिगत, देश को नुकसान तो हुआ ही हुआ है, व्यक्तिगत नुकसान देखिए आप। मेडल तो पिछली बार 7 आए थे, इस बार 6 आ गए, कोई बात नहीं। 2016 में 2 मेडल आए थे। मेडल तो देश को कम ज्यादा मिलते रहेंगे, जो खिलाड़ी, जो पहलवान मेडल से चूका है, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। तो व्यक्तिगत जितना उसको तकलीफ और जो उतना वो है, तो उसकी तरफ देखिए। पर यहाँ के हमारी एक चीज है कि इसमें राजनीति घुसाड़ी है, और किसी न किसी को बदनाम करने की कोशिश कीजिए, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी छवि को भी नुकसान पहुंचाता है। जाहिर तौर पर विनेश का जो दुख है वो साफ दिख रहा है। उसके बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया, जो सबसे दुखद है। हालांकि वो उनका फैसला है, लेकिन जिस मोमेंट में उन्होंने संन्यास लिया वो ज्यादा दुखद है। बहुत शुक्रिया करेंगे योगेश्वर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीषा जी, शाहजी सर और रेहान सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।